हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि किस बारे में ये चैप्टर है एक्चुअली में। तो पीपल एज रिसोर्स ये जो चैप्टर है हमारा भाई ये एक्सप्लेन करता है कि जो एक लार्ज पॉपुलेशन कैसे असेट हो सकती है रैदर देन लाइबिलिटी। ठीक है। पॉपुलेशन की जब भी हम बात करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन की जब भी बात करते हैं तो हम उसको एसोसिएट कर देते हैं विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को ही कंसीडर करते हैं जबकि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम ओवरलुक कर देते हैं। तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट तब होती है जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, स्किल फॉर्मेशन या हेल्थ में इन्वेस्ट किया जाता है, देन दे कैन बी टर्न इनटू ह्यूमन कैपिटल। नाउ जब हम बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स, तो ये फ्रेज़ जब हम यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो पीपल एज रिसोर्स, दिस फ्रेज़ मीन्स, जब हम ये फ्रेज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो हम रेफ़र कर रहे होते हैं कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़। ठीक है। फिर आते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज दैट इज़ एम्बॉडीड इन अ पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल में मतलब जो भी स्किल्स हैं या जो भी उसके अंदर नॉलेज मौजूद है, ठीक वही उसे ह्यूमन कैपिटल बनाता है। अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को हम उसके प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि हम ये समझते हैं कि वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है नेशनल इनकम के अंदर। इस बेसिस पे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि दूसरे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसी तरह से पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। नाउ here the girl is asking that what is human resource, is it like land and labor? So the boy is answering that it is more than that. अगेन द बॉयज़ आर आस्किंग व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल को यहाँ पे जो फिजिकल कैपिटल है उसके टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये रुपए है, पैसे है या डॉलर है। द गर्ल इज आंसरिंग दैट इट इज़ मोर देन दैट। तो अब हम समझते हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं द डॉक्टर, ठीक है, टीचर, टेलर एंड एक मैकेनिक। ठीक है। तो ये स्किल्ड पर्सन है। ठीक है। इन्हें हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं जिनके एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया गया और ये ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हुए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो जब एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है उनकी एजुकेशन, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट करके, ठीक है, तो उससे उनकी प्रोडक्टिव जो पावर है वो बढ़ जाती है। इट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर। जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी हमने कोई काम शुरू किया, हमने कोई बिजनेस शुरू किया कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके। अब हमें जब उसमें प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा तो हम क्या करेंगे, हम और बड़े स्केल पे उसको करना चाहेंगे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बड़े स्केल पे अगर उस काम को करेंगे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कि भाई जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है वो बिल्कुल वैसे ही रिटर्न आपको देता है जैसे कि आप फिजिकल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम देख सकते हैं डायरेक्टली हायर इनकम के फॉर्म में। ठीक, हायर प्रोडक्टिविटी। हायर इनकम कैसे होगी, जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। जो मोर एडुकेटेड और वेल ट्रेंड पर्सन होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अर्न करेंगे। ठीक है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। हमारे यहाँ बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन और जो आईटी रेवोल्यूशन है ये दोनों ही इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन समझाता है कि किस तरह से जो ह्यूमंस ने जो नॉलेज गेन किया उसको कैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में अप्लाई किया और उससे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है। जो स्कार्स लैंड रिसोर्सेज से उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाने का काम किया। ठीक, आईटी रेवोल्यूशन भी इसी का एग्जांपल है कि कैसे ह्यूमन जो कैपिटल है, ठीक, उसने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और आज हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। फिर दो स्टोरीज़ दी गई हमारी किताब में, स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। दो लड़कों को लिया गया है और इनके बेसिस पे हमें समझाने की कोशिश की गई है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। या कैसे अगर इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन फ्यूचर हाई रिटर्न देता है जैसे कि फिजिकल कैपिटल देती है। ठीक है। तो सकल एक 12 साल का लड़का है, उसकी मदर जो है वो घर के काम देखती हैं, जबकि फादर जो हैं वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। वो अपनी माँ की मदद करता है घर के कामों में। और
So he helped his mother in domestic chores and looked after younger brother and sister. जो उनके अंकल हैं श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया, पर अभी भी वो ही सिटिंग आइडल। सिटिंग आइडल मतलब अभी भी कोई जॉब वगैरह इन्हें नहीं मिली है। ठीक। इसके इनके जो पेरेंट्स हैं दे आर ईगर टू टीच हिम। सो वो उन्हें फोर्स करते हैं सकल को विलेज स्कूल ज्वाइन करने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने। वो अपनी स्कूल ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ठीक है। और इसके बाद इनके फादर जो है इन्हें परसुएड करते हैं टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़। इवन ही रेज्ड अ लोन कि वो एक वोकेशनल कोर्स कर सके कंप्यूटर्स में। इसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसे एक प्राइवेट फॉर्म में जॉब मिल जाता है, जहाँ पे उसने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया। उसके बॉस ने उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया और उसे प्रमोशन दिया। ठीक है। अब कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, पहले हम विलास की कहानी पढ़ लेते हैं। विलास जो है 11 साल का लड़का है और उसी गांव में रहता है जहाँ पे सकल रहता है। ठीक। उसके ये एक फिशरमैन है। उसके फादर जो हैं कह रहा ही गॉट पास्ड अवे व्हेन ही वाज जस्ट 2 years ओल्ड। मदर जो हैं शी सोल्ड फिश टू अर्न द मनी टू फीड द फैमिली। शी कुड अर्न ओनली 150 अ डे बाय सेलिंग फिश। विलास कम उम्र में ही अर्थराइटिस का पेशेंट बन जाता है। उसकी मदर जो है भाई उनके पास इतने रुपए नहीं थे कि उसको इलाज करा सकें। ठीक है। ना ही वो स्कूल जा पाया। ठीक है। उसका इंटरेस्ट भी नहीं था स्टडी में। ठीक। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द यंगर ब्रदर मोहन। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और कोई भी घर में देखभाल करने के लिए नहीं बचता है, तो उसको अब काम पे निकलना पड़ता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो विलास यहाँ पे जो है ही वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज। जैसे कि उसके माता पिता जो काम कर रहे थे वही वो काम कर रहा होता है, उतनी ही इनकम उसकी होती है। कोई ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई सकल के केस में इनके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिव जो पावर थी वो बढ़ गई। ठीक। वो अच्छा अर्न कर पा रहा था, अच्छी लाइफस्टाइल जी पा रहा था और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पा रहा था। बल्कि विलास के केस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया उसके हेल्थ, एजुकेशन, स्किल फॉर्मेशन वगैरह में, जिसकी वजह से ही वॉज फोर्स टू लिव इन द सेम सिचुएशन जैसे कि उसके पेरेंट्स रह रहे थे। ठीक है। अब बात करेंगे हम वर्चुअस एंड विशियस साइकिल ऑफ डेवलपमेंट की। वर्चुअस मतलब एक पॉजिटिव साइकिल। ठीक है। तो अगर जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि भाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल फॉर्मेशन, तो वो हायर रिटर्न देता है आगे चल के। वी कैन से कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, सोसाइटी को बेहतर तरीके से सर्व कर पाते हैं। एडुकेटेड पेरेंट जो हैं ये एक वर्चुअस साइकिल बनाते हैं। ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन पे, हेल्थ में, ठीक है, स्किल फॉर्मेशन में, क्योंकि उन्हें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का पता होता है। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, दैट मीन्स हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। तो उसी हिसाब से भाई वो जो है बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। उसकी एजुकेशन का, उसकी हेल्थ का, और इस तरह से ये लोग वर्चुअस साइकिल क्रिएट करते हैं। विशियस साइकिल यानी एक नेगेटिव साइकिल ऑफ डेवलपमेंट हम किसी जैसे कह सकते हैं। तो विशियस साइकिल इज क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स, या जो अनएडुकेटेड हैं, जिन्हें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, जो खुद तो अनएडुकेटेड ही हैं। ठीक। उन वो भी हेल्दी, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल नहीं हो पाई। ठीक। तो दे ऑल्सो कीप देयर चिल्ड्रेन इन सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट। उसी तरह से आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो चिल्ड्रन हैं वो उसी स्टेट में रहना कंटिन्यू रखते हैं। ठीक। इस तरह से यहाँ पे एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि भाई वाई जापान इज़ डेवलप्ड इवन दो इट डज़ नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। जापान एक डेवलप्ड कंट्री क्यों है जबकि उसके पास अपने नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो जापान के पास भले ही नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी वो रिच है, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्स अवेलेबल था, जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था, उसमें इन्वेस्ट किया उसने। ठीक। और इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्स जिसकी उन्हें ज़रूरत थी वो इम्पोर्ट कर ले रहे थे। तो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपने लोगों पे किया इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक, अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स उन्होंने तैयार किया, दिस ह्यूमन रिसोर्स हैज़ मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। जो दूसरे रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी जो लोगों के द्वारा यहाँ पे इवॉल्व की गई, उसने इस कंट्री को रिच और डेवलप्ड बनाया। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। पहला जो बाइफर्केशन किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है। तो तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राइमरी सेक्टर के अंडर में जो आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, फिशिंग है, पोल्ट्री है, माइनिंग है, क्वायरिंग है। तो ये सब आपके क्या हैं, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। ठीक।
मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, इसमें प्रोसेसिंग या कन्वर्जन ऑफ फॉर्म ऑफ वन थिंग टू अदर ये भी आ जाता है। इसके अलावा टर्शरी सेक्टर की बात की जाए, टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़, तो इसमें सर्विसेज ऑफर की जाती हैं इंस्टेड ऑफ इट प्रोवाइड सर्विसेज रैदर देन गुड्स, है ना, प्रोड्यूसिंग एनी गुड, ये सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है। तो ये एक पहला बाइफर्केशन बताया जाता है। दूसरा आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं, एडिशन करती हैं, इसीलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। कोई भी एक्टिविटी जो वैल्यू ऐड कर रही है नेशनल इनकम में, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इसके दो पार्ट हैं, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो पहला मार्केट एक्टिविटी जिसमें रिमंडेशन इन्वॉल्व होता है, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है पेमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट एक्टिविटी कहेंगे। और नॉन मार्केट एक्टिविटी यानी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है, कोई काम खुद के लिए हम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी है। ठीक, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से एक डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, जिसे हम ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं। ठीक, देखा जाता है कि भाई वुमेन हैड, जिसमें ये बिलीव एग्जिस्ट करता है कि भाई वुमेन हैड टू लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन हैड टू वर्क आउटसाइड, है ना, बाहर जो भी काम है वो सारी जो है मेल्स की जिम्मेदारी है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। घर में जो भी काम काज महिलाएं करती हैं उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं किया जाता या इवन रिकग्निशन भी नहीं मिलता है। ठीक, हाउस होल्ड वर्क इज़ नॉट रिकग्नाइज इन द नेशनल इनकम, बट वुमेन आर पेड व्हेन दे वर्क, व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, है ना, तो उनको पेमेंट हो रहा है। ठीक है, उनकी काम को वैल्यू किया जा रहा है, उनके काम को रिकग्नाइज किया जा रहा है व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। देयर अर्निंग लाइक द मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। तो यहाँ पे इनकी जो अर्निंग है उसको इक्वली देखा जाता है उनके एजुकेशन और स्किल के आधार पे। ठीक, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन और स्किल जो हैं ये दो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की अर्निंग कैपेसिटी को जो तय करते हैं। और पर समस्या ये है कि भाई जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैं दे हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, इसी वजह से दे आर पेड लो एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, ज़्यादातर, और अगली एक बात ये भी है कि भाई ज़्यादातर कह रहे हैं कि वुमेन वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी इरेगुलर है, इनकम भी कम है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं अवेलेबल होती हैं जल्दी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी होती हैं। बट एट द सेम टाइम वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन दे आर पेड एट पार विद द, मतलब जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वुमेन आर हाईली एजुकेटेड, स्किल फॉर्मेशन में उनके इन्वेस्ट किया गया, वहाँ पे उन्हें इक्वल पेमेंट होता है। ठीक, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो टीचिंग और मेडिसिन ये दोनों जो हैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इनको। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फीमेल्स एम्प्लॉयड देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अगला टॉपिक है हमारा। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ द पर्सन विच इज़ इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय पीपल। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है यहाँ पे डिसाइड करता है अल्टीमेटली ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। ठीक है, लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री के लिए एक असेट होती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो डिसाइड करता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन का रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे। तो एजुकेशन कह रहा है कि अनडिनाइबली इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स, नॉलेज एंड माइंडसेट नीडेड टू सक्सीड रैपिडली इन इवॉल्विंग वर्ल्ड, यानी एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी गेट इक्विप्ड विद स्किल, नॉलेज एंड माइंडसेट। एक मानसिकता बनती है, नॉलेज आता है हमारे पास, स्किल्स हमारे अंदर आती हैं जो हमें हमारे लिए ज़रूरी हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सीड करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। अब जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो उसके लिए तो फ़ायदेमंद ही है। ठीक, उसकी बट साथ ही साथ ही विल बी एबल टू सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे ना। वो सोसाइटी को, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो वो सिर्फ खुद के लिए थोड़ी ना बनता है, वो समाज को सर्व करता है। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। एडुकेटेड इंडिविजुअल वुड बी एबल टू सर्व द सोसाइटी इन बेटर वे, वही बात फिर से बोली जा रही है, एंड वुड मेक यूज़ ऑफ अब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उनका बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है,
अगली बात है कि दे विल कंट्रीब्यूट मोर इन नेशनल। अब एडुकेटेड इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी, अर्निंग बढ़ जाएगी तो ज़्यादा वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री की ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब एडुकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो आखिरकार क्या अभी तक मेजर्स अडॉप्ट किए गए, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया लिटरेसी रेट को बढ़ाने में, इस बात की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है ओपनिंग ऑफ नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है एक सेंट्रल स्कूल्स हैं जो रूरल एरिया से जो टैलेंटेड बच्चे हैं या गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, सोशल या रूरल डिसएडवांटेज की वजह से, तो उनके लिए स्कूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, JNVs फुल्ली रेजिडेंशियल को एडुकेशनल स्कूल्स हैं जो कि CBSE से एफिलिएटेड होते हैं और यहाँ पे क्लासेज जो चलती हैं 6 से 12 चलती हैं। ठीक, पहले 3 साल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, दैट मीन 6 to 8 फ्री है। 9 से लेकर 12 तक एक नॉमिनल फ़ीस यानी 600 रुपये पर महीने ली जाती है जो कि जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, तो इस तरह के जो JNVs हैं वो लगभग इंडिया की सारी स्टेट्स के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं, बस अभी तक तमिलनाडु है जहाँ पे JNVs ओपन नहीं हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट वोकेशनल स्ट्रीम्स की शुरुआत की गई। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब है कि भाई दीज आर डेवलप्ड टू इक्विप स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशनल जो रिलेटेड नॉलेज है या स्किल्स हैं उन वो डेवलप करने के लिए उनमें इनकी शुरुआत की गई है। ठीक, स्टूडेंट्स कुड बी ट्रेन इन सर्टेन स्किल, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम आ गया उन्हें। ठीक है, प्लम्बिंग का काम आ गया, स्टिचिंग का काम आ गया। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन कह सकते हैं एक ऐसी एजुकेशन है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है पर्टिकुलर किसी क्राफ्ट में वेल स्किल्ड होने के लिए। ठीक है, एक आर्टिसन, एक ट्रेड पर्सन के रूप में या टेक्नीशियन के रूप में। ठीक, इट प्रिपेयर इंडिविजुअल टू बी गेनफुली एम्प्लॉयड, ताकि वो आसानी से उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके या सेल्फ एम्प्लॉय हो सके वो। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसको ट्रेन किया जा सके। ठीक है, कुछ वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे हमें दिखाया, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स किया जा सकता है। ठीक, या फिर कार्टूनिस्ट या फिर हेयर स्टाइलिस्ट। ठीक, ट्रैवल एंड टूरिज़्म। तो इस तरह से ये आपके वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और जल्दी ही आपको एम्प्लॉयमेंट गेन करने में हेल्प करते हैं। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक काफ़ी सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण स्टेप है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सारे ही बच्चों को 6 to 14 की एज ग्रुप में। बाय 2010 पहले टारगेट सेट किया गया था, बट बाद में इस टाइम लिमिट को जो है इंडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ा दिया गया। टाइम बाउंड इनिशिएटिव, क्योंकि भाई यहाँ पे टारगेट सेट था पहले 2010 का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लोकल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में आकर के इसको शुरू किया और इनका जो मेजर गोल था वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है भाई हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक शुरुआत इसकी की थी। ठीक है, अगला है ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप। तो ब्रिज कोर्स या बैक टू स्कूल कैंप इनकी शुरुआत की गई स्कूल्स में एनरोलमेंट इंक्रीज़ करने के लिए और रिटेंशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, ब्रिज कोर्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए कि जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, या यानी कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाना। ठीक है, बात करें अगर बैक टू स्कूल कैंपेन्स की, तो दीज कैंपेन्स आर इनिशिएटेड बाय स्टूडेंट्स बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट रेशियो एंड रिटेंशन इन स्कूल्स, यानी चिल्ड्रन को यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए स्कूल वापस जाने के लिए, स्पेशली आफ्टर कोविड पीरियड, है ना। मिड डे मील स्कीम की बात करें तो मिड डे मील स्कीम जो है ये एक स्कूल मील प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और इस स्कीम को रीनेम कर दिया गया, PM पोषण के नाम से इस स्कीम को जाना जाता है। ठीक, दिस प्रोग्राम सप्लाइज फ्री लंच ऑन वर्किंग डेज टू ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, इन द गवर्नमेंट प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड आंगनवाड़ी जो हैं, मदरसा हैं, मकतब्स हैं, यहाँ पे भी जो है फ्री लंच प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, स्कीम की शुरुआत की गई थी अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, स्कूलों में रिटेंशन बनाए रखने के लिए और न्यूट्रिशनल लेवल को अपलिफ्ट करने में। ठीक है, इसके साथ साथ इसने हेल्प किया टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में जो दूरियां बनी हुई थी जातीय धर्म वगैरह के नाम पे, उनको भी ख़त्म करने में इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब बात करें, यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे स्कूल एजुकेशन की, हायर एजुकेशन में भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, तो गवर्नमेंट ने मेनली फोकस किया
कि किस तरह से जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम अडॉप्ट किया गया, वोकेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, नेटवर्किंग और आईटी का, ठीक। इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन, फॉर्मल नॉन फॉर्मल आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए, कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, आईआईटीज़, आईआईएम्स सेटअप किए गए, जिसने यहाँ पे हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हायर एजुकेशन में बढ़ाने का काम किया, ठीक है। अब बात करेंगे अगला फैक्टर जो कि है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बनाए रखने में हेल्प करता है, वो है हेल्थ। रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। तो हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग से, ठीक है। सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज इज़ नॉट हेल्थ, है ना। पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से जब आप वेल ऑफ हैं, तभी आप हेल्दी कहे जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक हेल्दी व्यक्ति ही जो है पूरी एफिशिएंसी के साथ या पोटेंशियल के साथ काम कर सकता है। तो हेल्थ जो है, हेल्दी पर्सन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, ठीक। उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा कंट्री के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, ठीक। तो हेल्थ हम कह सकते हैं, इट हेल्प्स द पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। इस बात को समझते हुए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हेल्थ सेक्टर के अंदर। काफ़ी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप की, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स का पूरा एक नेटवर्क डेवलप किया, प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए रूरल एरियाज़ के अंदर, जिन्होंने हेल्प की आईएमआर को रिड्यूस करने में, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में, बर्थ रेट को बढ़ाने में और डेथ रेट को घटाने में, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करेंगे तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी भाई, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, ये एक प्रायोरिटी है हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी इसी बात का एक मुख्य मुद्दा बना के चलती है, ठीक। इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज जो सेगमेंट है सोसाइटी का, जो पिछड़ा वर्ग है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक। पिछले अगर 5 डिकेड्स में देखा जाए तो एक काफ़ी वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, ठीक। एंड ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड, मैन पावर यानी डॉक्टर्स और स्टाफ जो नर्स वगैरह हैं, उनकी यहाँ पे उनको भी यहाँ पे हायर किया गया है, सो दैट जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में गवर्नमेंट के, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो है पीरियोडिकली एनएचपी यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी पब्लिश करती है टू गाइड फ्यूचर हेल्थ प्रोग्राम्स। अभी तक 3 एनएचपीज़ गवर्नमेंट ने पब्लिश की हैं, ठीक। 3 एनएचपीज़ हैं आपकी, एनएचपी 1983, 2002 एंड 2017। सबसे लेटेस्ट में जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, ये एनएचपी 2017 का ही एक इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा है, ठीक है। अगला मुद्दा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द ऑन गोइंग वेजेस बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। मतलब मौजूदा जो वेजेस ऑफर किए जा रहे हैं उस पर लोग काम करने के लिए तैयार हैं, बट उन्हें जॉब तब भी नहीं मिल पा रही है, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, विच इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये दोनों ही, चाहे हम अर्बन एरिया की बात करें चाहे रूरल एरिया की बात करें, हर जगह प्रेवलेंट है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पे सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जबकि अर्बन एरिया के अंदर जो है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब देखने को मिलती है जब कोई व्यक्ति जो है पर्टिकुलर किसी टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड है, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है, ठीक। जबकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो किसी काम के अंदर, किसी जॉब के अंदर, जितनों की ज़रूरत है उससे, ठीक है। दूसरा, ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में देखने को मिलती है, जो कि सीजनल नेचर की होती हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, ठीक, या एग्रीकल्चर है, ठीक। पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपकी अर्बन और रूरल एरिया दोनों में देखने को मिलती है, जबकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर रूरल एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है जब इंडस्ट्री की जो वापस से स्पीड या ग्रोथ रीगेन करती है, जबकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहा है कि जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट में जैसे वेदर कंडीशन है और डिक्रीज कंज्यूमर डिमांड है, ये इसको इफेक्ट करते हैं, जबकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज़ कॉज ड्यू टू जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं विद इन द इकोनॉमी, इसकी वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करेंगे एडवांटेज, क्या एडवांटेज है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस जो भी प्रोड्यूस रेज किया गया है इस इट हेल्प रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। कहने का मतलब ये है कि भाई बिल्कुल काम ना मिलने से कुछ काम मिलना अच्छा है ना, बिल्कुल बेरोज़गार होने से पार्ट टाइम बेरोज़गार होना अच्छा है, ठीक है। तो इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक। रीजंस फॉर द प्रेवलेंस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कारण है इसके पीछे? सबसे पहले ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि भाई 70% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज़ के अंदर रहती है। दूसरा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से सरप्लस लेबर क्रिएट हो गया है, ठीक है, ये दूसरी समस्या है। तीसरा, पॉवर्टी रिजल्ट इन लिमिटेड कैपिटल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, ठीक है, दे हैव एक्सेस टू लिमिटेड कैपिटल, ठीक है। अगला है लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी की अगर बात करें, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर बहुत ही चीप रेट पे अवेलेबल है, इस वजह से मोर पीपल आर इजीली एम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। अगला है एट अ टाइम व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया विद लिमिटेड मीन्स, पीपल लैक जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ठीक है, जो उन्हें दूसरी जगहों में एम्प्लॉय करने के लिए ज़रूरी हैं या चाहिए, वो स्किल्स उन लोगों के अंदर ना होने की वजह से दे आर फोर्स टू स्टे इन देयर ओन प्लेसेस एंड वर्क इन द फील्ड्स, ठीक है। नाउ व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? पहला तो भाई इसको रिजॉल्व किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करके इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, रिड्यूस्ड डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं उनको वहाँ से हटा के किसी और जगह काम में लगाया जाए, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज इन वेरियस मेजर्स दैट कैन प्रोवाइड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब प्रोवाइडिंग चीप अफोर्डेबल क्रेडिट टू पीपल इन रूरल एरियाज, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्रिएट हो। अगला है स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स वगैरह चला करके लोगों को यहाँ पे एनकरेज किया जा सकता है, उनके अंदर स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं जिससे वो दूसरे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकें। एनकरेजिंग मोबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ज़्यादा लोग यहाँ से रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ जाएँ और वहाँ पे दूसरे काम में एम्प्लॉय हों, ठीक है, ये भी एक हमारा पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगला है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई व्हेन द कह रहा है एडुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री इज़ अनएम्प्लॉयड या दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, तो हम इसको कहते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल्स विद फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि डिग्री है, सर्टिफिकेट है, दे आर अनेबल टू फाइंड सूटेबल जॉब जो उनकी क्वालिफिकेशन के साथ अलाइन करती है, ठीक। ये इशू जो है, दिस इशू इज़ विजिबली मैनिफेस्टेड इन अर्बन एरियाज अमंग द स्पेसिफिक एज ग्रुप, स्पेशली द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ज़्यादातर ये अर्बन एरियाज़ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से एक पैराडॉक्सल मैन पावर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज, ठीक, और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स, ठीक है। कुछ सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, जबकि दूसरे में जितने की आवश्यकता है उतने भी नहीं है, ठीक है। ये होता है पैराडॉक्सल मैन पावर सिचुएशन। अगला है देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली, जैसे कि कह सकते हैं कि भाई जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन हैं, ठीक, वो अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि देर इज़ अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो रिक्वायर्ड, जैसे भाई हम कहते हैं हमारे यहाँ इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है पर हमारे यहाँ डॉक्टर ज़्यादा है, तो अब डॉक्टर को तो इंजीनियर से का काम नहीं कर पाएगा ना, तो वही बात कहने का है कि जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जबकि जो रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो लोगों में है ही नहीं, ठीक है। रीजंस बिहाइंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो पहला हम कह सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम का ना होना। दूसरा, विल पावर ऑफ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग यहाँ पे जो है एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं, दे ज़्यादातर वो लोग जॉब्स की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तरफ, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगला है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ठीक, अट्रैक्शन टुवर्ड गवर्नमेंट जॉब, माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड यूथ टू सिटीज़, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वी कैन से, ठीक है। स्लो डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन डेवलप तो किया गया, स्ट्रीम्स कोर्सेज शुरू तो किए गए, बट अभी भी उसका जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो धीमा है। लैक ऑफ सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल दैट कैन अलाइन, जो उनके क्वालिफिकेशन के साथ अलाइन कर सकें, ठीक है।
अगला है सॉल्यूशन टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्रिएट की जानी चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होना चाहिए। वोकेशनल और टेक्निकल स्टडी पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है भैया। और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम ज़्यादा शुरू की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की उसके ऊपर। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भाई ये एक इंडिकेटर होता है डिप्रेस इकोनॉमी का। तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं भाई कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि भाई पीपल जो एक असेट हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए, वो लाइबिलिटी में बदल जाते हैं। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड पीपल, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। अब भाई जाहिर सी बात है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, अगर लंबे टाइम तक उसे रोज़गार नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो उसके अंदर एक निराशा की भावना, एक होपलेसनेस ये देखने को मिलती है। दैट पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी बिकॉज ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। उनके पास पर्याप्त रुपया नहीं होगा, ठीक है, जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ाता है क्योंकि भाई जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ ना सिर्फ इंडिविजुअल की बल्कि पूरी सोसाइटी की यहाँ पे इफेक्ट होती है अगर एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है अनएम्प्लॉयड होता है, ठीक है। सो व्हाट चेंज हैज़ कम, अगला सवाल है हमारा, क्या चेंज आया यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिनारियो में तीनों सेक्टर्स को अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बेसिस पे, तो क्या बदलाव देखने को मिलता है समय के साथ। तो भाई एग्रीकल्चर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शुरुआती तौर में हर कंट्री के अंदर ज़्यादातर जो है सबसे ज़्यादा लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर रहा है, पर रिसेंट पिछले कुछ सालों का अगर डेटा चेक किया जाए तो एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें से बहुत सारा जो सरप्लस लेबर है, ठीक, फ्रॉम एग्रीकल्चर से इट हैड मूव टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी अगर देखा जाए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा लेबर अब्जॉर्बिंग है। और अगर हम टर्शरी की बात करें, कई न्यू सर्विसेज यहाँ पे डेवलप हुई हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर वगैरह। यहाँ पे खूब सारी संख्या में जॉब क्रिएट हो रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर नाउ।